हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज थोड़ा गला बैठा बैठा सा लग रहा है, और लग क्या रहा है, बैठा है भी। थोड़ा सा पानी का रिएक्शन और मौसम का जो है प्रकोप थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, उसके वजह से आज का दोस्तों ये एसपीडी का, रेलवे एसपीडी का वीडियो नंबर 4 है, जो कि पेज नंबर 9 के बाद अब ये हो रहा है। आप लोगों से मैंने पूरा एसपीडी ख़त्म कराने का वादा किया हूँ, तो मैं ज़रूर निभाऊंगा। आइए आज का वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके वीडियो। ठीक है, आइए आज देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा या सबसे छोटा या सबसे लंबा जो है ये देखते हैं आज कौन है। ठीक है, तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो ये राजस्थान। और भारत का सबसे बड़ा राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से है वो उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा है। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो ये सिक्किम है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। इसी तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन में ही बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि ऊंची चोटी, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन अस्टीन है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी तो ये गंगा है, और सबसे चौड़ी नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो ये गोदावरी है, और सबसे लंबी सहायक नदी तो ये यमुना नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऊंचा झरना और चौड़ाई में सबसे ऊंचा झरना तो जोग या गरसोप्पा, ये शरावती नदी पर है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बड़ी झील तो ये बूलर झील है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ताजे पानी या मीठे जल की सबसे बड़ी झील तो ये बूलर झील, ये भी है। ठीक है, खारे जल की बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो ये चिल्का झील। ठीक है, सबसे ऊंची झील कौन सा है, तो चोमालू, ये सिक्किम में है। ठीक है, चोमालू सिक्किम में। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो ये मरियाना बीच चेन्नई का है। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो ये गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य ये गोवा है। ठीक है, और लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऊंचा बांध, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये टिहरी बांध उत्तराखंड में है। और सबसे लंबा पूछे तो ये हीराकुंड महानदी पे। दोस्तों, हीरा महंगा मिलता है, इसलिए महानदी याद रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा तो NH 44 है। ठीक है, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग में, यानी कि भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH 548 एंड NH 118। ठीक है, भारत में सबसे लंबी सड़क तो ग्रैंड ट्रैक सड़क। ठीक है, जिनको शेरशाह सूरी ने बनवाया था उस सड़क को। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये थार का राजस्थान में है सबसे बड़ा। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा तो ये सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। अगला कह रहा है कि लंबा नदी पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिका सेतु है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लंबी सड़क सुरंग कौन सा है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, लंबी रेल सुरंग, दोस्तों ये सड़क सुरंग था, ये रेल सुरंग है, तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। गला थोड़ा सा बैठा बैठा है, तो आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा आप लोगों को, लेकिन मैनेज करिएगा। आवाज़ में क्या रखा है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। अगला कह रहा है कि लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है भारत में, तो ये हुबली है कर्नाटक में। ठीक है, ये हुबली नदी जो है ये पश्चिम बंगाल में है, लेकिन प्लेटफॉर्म जो पूछ रहा है ये कर्नाटक में है। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो ये मुंबई का। ठीक है, और सबसे बड़ा
सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भारत में सबसे ऊंचा? तो कुंचिकल कर्नाटक में, ठीक है, कुंचिकल कर्नाटक में। अगला कह रहा है कि लंबी नहर, सबसे लंबी नहर भारत में कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान में। अगला कह रहा है कि ऊंचा दरवाजा, ठीक है, ऊंचा दरवाजा कौन सा है? सबसे ऊंचा दरवाजा तो बुलंद दरवाजा आगरा में है। सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज, पश्चिम बंगाल में। और गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी एवं अलकनंदा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो मासिनराम, मेघालय में, ठीक है। अगला कह रहा है कि सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में, यानी कि लेह लद्दाख में। लेह जगह का नाम है और लद्दाख हमारा ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगला कह रहा है कि ऊंची मीनार सबसे कौन सी है भारत की? तो कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। बड़ा गुंबज कौन सा है? तो गोल गुंबज बीजापुर में है। और सबसे बड़ा मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। और अगला कह रहा है कि बड़ा गिरजाघर, यानी कि भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल, गोवा में, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ये गिरजाघर था, ये गुरुद्वारा तो स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। यहाँ पे सबसे बहुत बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे लंगर चलता है प्रत्येक दिन, और वहाँ पे जितना मर्जी आदमी जाकर खा सकते हैं, कभी कमी नहीं होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बड़ा पशु मेला कौन सा है? सबसे बड़ा पशु मेला तो ये सोनपुर, बिहार है, हो जाएगा। दोस्तों इस समय सोनपुर मेला चल रहा है, अभी फ़िलहाल मैं घूम कर आया हूँ। उसी में दोस्तों हमको सर्दी गर्मी जैसा लग गया है और उसी में गला प्रॉब्लम हो गया है। सच्चाई यही है, ठीक है। और यहाँ पे पशुएं ही नहीं बल्कि बहुत सारे जानवर और बहुत सारे, यानी कि सर्व सामग्री मिलती है। और यहाँ पे कुत्ते के बच्चे, हम लोग गए थे तो कुत्ते के बच्चे थे, कम से कम वो बच्चा एक एक महीने का भी नहीं था, और उसका कीमत 16,000 20,000 रुपये था। सोच सकते हैं कि कितना छोटा छोटा रहा होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात में है, ठीक है, जो सरदार पटेल की बनी हुई है। अगला कह रहा है कि बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये मध्य अंडमान, ठीक है, बड़ा द्वीप पूछ रहा है। यहाँ पर बड़ा नदी द्वीप तो माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्रा, ये असम में है, ठीक है, ये हमने घूमा हुआ है, ठीक है। अगला कह रहा है कि छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंदा, ब्रह्मपुत्रा, असम में, वहीं पे है। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा आवास कौन सा है? तो राष्ट्रपति भवन, ठीक है। और सबसे बड़ा किला तो ये लाल किला, दिल्ली का, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो ये कैलाश मंदिर, एलोरा का, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, भौगोलिक का उपनाम भारत या विश्व में, यानी कि भौगोलिक उसका उपनाम दिया गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सरदार पटेल का नाम उनका वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन उनके आगे सरदार जुड़ा, यानी कि उपनाम जुड़ा, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे स्वर्ण मंदिर का शहर तो ये अमृतसर, ये अमृतसर इसका तो नाम है ही, लेकिन स्वर्ण मंदिर का शहर अगर कहा जाए, उपनाम के अगर नाम से बुलाया जाए, चूँकि देखते हैं होंगे कि गांव समाज में या आमतौर पर एक एक बच्चे के दो दो नाम हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से ये नाम नहीं है, इसका उपनाम है, ठीक है। तो पोप का शहर रोम को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को और बिहार का शोक कोसी नदी को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? तो ये हैदराबाद हाईटेक सिटी। भारत का स्विट्जरलैंड तो ये कश्मीर को कहा जाता है। धरती का स्वर्ग ये भी कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। और यहाँ पे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर को। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन दोनों, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और दक्षिण भारत का यहाँ पर मैनचेस्टर कोयम्बटूर, ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे यहाँ पे उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोल रहा है तो कानपुर, और श्वेत नगर तो ये बेलग्रेड को, ठीक है। चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है तो हांगहो नदी को। मध्यरात्रि के सूर्य का देश तो ये नॉर्वे हो जाएगा। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है तो स्विट्जरलैंड को। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक दो या कम से कम किसी भी एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन अगर ऐसा नॉर्मल डाल देता है तो आदमी ये सोचता है कि नॉर्मल तो याद ही रहता है, लेकिन अक्सर यही प्रॉब्लम में फंसा देता है। अगला कह रहा है कि सफ़ेद हाथियों का देश तो दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। नील का उपहार या वरदान दोस्तों ये मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। या नील नदी की देन कहीं कहीं पूछता है कि नील नदी का देन कौन सा है तो मिस्र। डूबते सूरज का देश तो दोस्तों ब्रिटेन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ को। और विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है तो क्यूबा को। उसी तरीके से देखा जाए दोस्तों तो कह रहा है कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है तो जयपुर को। और गुलाबी शहर किसे कहा जाता है ये भी जयपुर को। गुलाबों का शहर दोस्तों चंडीगढ़ को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए गुलाबी और गुलाबों दोनों में फ़र्क है, क्योंकि गुलाबी शहर जयपुर और गुलाबों का शहर चंडीगढ़। भारत का पिट्सबर्ग, ठीक है, यानी कि स्टील प्लांट जमशेदपुर को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है तो तुर्की को। और सांपों का देश दोस्तों ब्राज़ील को कहा जाता है, ठीक है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है तो कोचीन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है तो बेंगलुरु को, ठीक है। पिरामिड का देश तो दोस्तों मिस्र को कहा जाता है, ठीक है, पिरामिड का देश। आगे देखते हैं, कह रहे अंडों की कटोरी तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडा होता है, ठीक है। सोया प्रदेश दोस्तों मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है तो बेल्जियम को। अगला कह रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया यहीं पर है, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है तो केरल को, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है तो सैन फ्रांसिस्को को, ठीक है। इस्पात नगरी दोस्तों जमशेदपुर को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और भूमध्य सागर का द्वार दोस्तों ये जिब्राल्टर को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश तो दोस्तों ये म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है तो ये पुणे को कहा जाता है। और फलों की डलियाँ दोस्तों तो ये हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेब और इस तरह के ठंडे प्रदेश वाले फल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत का बगीचा तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन्स यानी मिजोरम किसे कहा जाता है तो फोंगपिई चोटी को, ठीक है, फोंगपिई चोटी को। पवित्र भूमि तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे जेरूसलम को, ठीक है, जेरूसलम को कहा जाता है पवित्र भूमि। अगला कह रहा है कि मोतियों का द्वीप तो ये बहरीन को कहा जाता है। मरकत यानी कि एमराल्ड द्वीप किसे कहा जाता है तो आयरलैंड को, ठीक है। अगला कह रहा है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, आंसुओं का प्रवेश द्वार तो ये बाब अल मंडब, ठीक है, बाब अल मंडब को। अगला कह रहा है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो ओसाका को। और प्यासी भूमि का देश तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एशिया का मरीज तो दोस्तों ये चीन को कहा जाता है। और अंध महादेश तो दोस्तों अफ्रीका को, ठीक है। एंड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है तो बेसिन यानी इटली को। और हजार हाथियों की भूमि लाओस को। दोस्तों इससे पहले आया था सफ़ेद हाथियों का देश तो वो थाईलैंड था। यहाँ पे हजार हाथियों का भूमि यानी कि लाओस को, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं, आगे दोस्तों देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा और सबसे छोटा और लंबा कौन सा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि विश्व में, वो भारत में था, ये विश्व में लंबी नदी
कौन सी है, तो नील नदी ये अफ्रीका महादेश में है, ठीक है, महाद्वीप में। और सबसे चौड़ी नदी तो ये अमेजन है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में। और सबसे छोटी नदी तो डी नदी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, ये विश्व में है, ठीक है। अगला कह रहा है कि लंबी सहायक नदी विश्व में, तो ये मेडीरा यानी कि अमेजन की सबसे सहायक नदी छोटी लंबी है, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा किसका है, तो ये कनाडा का। और सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो ये राइन नदी जर्मनी में। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर रूस में, ठीक है। सबसे गहरी झील कौन सा है, तो ये बैकाल झील साइबेरिया रूस में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि ताजे जल की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील अमेरिका का। और बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि झील के अंदर झील कहाँ पर है, ठीक है, विश्व में, तो मैनीटू कनाडा में है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो टीटीकाका, ठीक है। और पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील कौन सा है, तो ये मृत सागर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन सा है, तो ये मरियाना ट्रेंच, ठीक है, मरियाना ट्रेंच। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो ये एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा या सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर, ठीक है। और सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो ये दक्षिण चीन सागर। सागर पूछ रहा है दोस्तों, महासागर नहीं, ठीक है। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो लैंडनबर्ग, ठीक है, लैंडबर्ग फिशर ये अंटार्कटिका में है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला कह रहा है कि बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो ये रूस है, यूरोप महाद्वीप में। और सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से तो ये चीन एशिया महादेश में है, लेकिन दोस्तों इससे आगे भारत निकल चुका है या निकल रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से तो ये वेटिकन सिटी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो कनाडा। अगला कह रहा है कि सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, तो जिब्राल्टर। और सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, तो चीन। ये 13 देशों के साथ साझा करता है इसका बाउंड्री यानी कि सीमा रेखा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का, तो ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर, ठीक है। और सबसे छोटा द्वीप तो ये मेडागास्कर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो ये इंडोनेशिया। दोस्तों ये विश्व में है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो ये अरब प्रायद्वीप, ठीक है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र असम में भारत में है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो उमानंदा ये ब्रह्मपुत्र असम में, ठीक है। और सबसे बड़ा डेल्टा तो ये सुंदरबन डेल्टा भारत का है। और सबसे ऊंचा बांध तो रोगुस्की बांध ये तजाकिस्तान में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, ठीक है। सबसे लंबी पर्वतमाला तो एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सा है, तो हिमालय ये एशिया में है। और चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो खोन जलप्रपात लाओस में, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल वेनेजुएला में, ठीक है। अगला कह रहा है कि सबसे लंबा जलडमरू मध्य कौन सा है, तो तातार्स्की, ठीक है, तातार्स्की हो जाएगा। और अगला कह रहा है कि सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य कौन सा है, तो ये डेविस जलडमरू मध्य हो जाएगा। आगे देखते हैं,
कह रहा है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये सहारा उत्तरी अमेरिका का, अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका का। अगला कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो गोबी मंगोलिया का। और सबसे बड़ा या सबसे लंबा नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर दोस्तों भारत का। और सबसे व्यस्त नहर दोस्तों ये कील नहर, ये भी भारत का। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर, ठीक है। और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है स्वेज नहर, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि बड़ी रेल सुरंग कौन सा है, तो गोट हार्ट, ये स्विट्जरलैंड का, ठीक है दोस्तों। ये विश्व का क्वेश्चन चल रहा है। अगला कह रहा है कि बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो किंग फहद सऊदी अरब का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। और सबसे ऊंचा पठार, तो ये पामीर का पठार हो जाएगा तिब्बत में। और सबसे ऊंची इमारत तो बुर्ज खलीफा दुबई का। और बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है, तो बोरोबुदुर इंडोनेशिया का, ठीक है। और विशाल मंदिर तो अंकोर वाट कंबोडिया में हो जाएगा विशाल मंदिर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग जानते हैं, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 1958 में APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ था, यानी कि DRDO का, तो 1958 में APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। भारत की मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं, तो APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि CSIR का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ठीक है, IGMDP को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली, ठीक है। अगला कह रहा है कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग IGMDP के तहत विकसित मिसाइल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत का पहला मिसाइल पृथ्वी है, यानी कि भारत में जो पहला मिसाइल बना वो पृथ्वी बना, ठीक है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका प्रथम सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है। आगे कह रहा है अग्नि के बारे में कि अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, जिसका पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। नाग कैसा मिसाइल है, तो टैंक रोधी मिसाइल है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। इसे डागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है। डागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है, तो दोस्तों नाग को। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है, जिसका प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990 को किया गया था, ठीक है। अगला कह रहा है कि अस्त्र भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, कौन सी, तो अस्त्र। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत का पहला टैंक अर्जुन है। भारत का पहला टैंक कौन सा है, तो अर्जुन। और भारत का पहला मानव रहित टैंक कौन सा है, तो मंत्रा। स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, तो ये तेजस है।
ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसा मिसाइल है? तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कौन सा? तो ब्रह्मोस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस है। ठीक है, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम एस है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को किया। ठीक है, जिसका पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे, जिन्होंने एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए अपनी पत्नी और बेटी के साथ। ठीक है, अगला कह रहा है कि जनरल भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक है। कौन सा भारत की सेना का? तो ये जनरल। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर तो ये ध्रुव है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत है, जिसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली शस्त्र, ठीक है, सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। ठीक है, पहली पनडुब्बी INS अरिहंत। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो INS कलवरी। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत का पहला यात्री ड्रोन, ठीक है, यात्री ड्रोन अरुणा है। ठीक है, अरुणा यात्री ड्रोन। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों ये देखिए पुरस्कार एवं सम्मान है, किसको कब और किस लिए दिया गया, इसके बारे में जानते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि हर एग्जाम में पूछ रहा है, कहीं करंट के हिसाब से और कहीं पुराने क्वेश्चन के हिसाब से। कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। और भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ कब हुआ था? तो ये 1954 में। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, तो ये इंदिरा गांधी 1971 में। दोस्तों 1971 में भारत और क्या बोलते हैं पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बांग्लादेश विभाजन के समय, उसी समय इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री 1966 में इन्हें दिया गया था। अगला देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, तो ये 1990 में। अगला कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान से थे, 1987 में इन्हें दिया गया था। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया यानी कि कब? तो ये 1980 में। अगला कह रहा है कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1969 में हुआ था और जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997 में इसे जीती थी यानी कि दिया गया था। अगला कह रहा है कि बुकर पुरस्कार संबंधित है किससे? तो ये साहित्य लेखन से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है किसमें? तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है। ये इसका प्रारंभ 1958 से शुरू हुआ। ठीक है, अगला कह रहा है कि एशिया का नोबेल कहा जाता है किसे? तो ये मैग्सेस पुरस्कार को। ठीक है, अगला कह रहा है रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे, ये 1958 ईस्वी में इन्हें दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो किरण बेदी। ठीक है, जो एक IPS थी, 1994 ईस्वी में इन्हें दिया गया। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये भटनागर पुरस्कार। और नारमन बोरलॉन्ग थे
यानी कौन थे, तो ये अमेरिका के थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि बोरलॉन्ग पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था, तो 1973 ईस्वी में। ठीक है, 73 ईस्वी से इसे शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बोरलॉन्ग पुरस्कार प्रदान करता है, यानी कि कौन कंपनी, तो ये फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। ठीक है। अगला कह रहा है कि बोरलॉन्ग पुरस्कार क्षेत्र या कृषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो डॉक्टर अमृता पटेल। ठीक है, डॉक्टर अमृता पटेल। अगला देखते हैं। कह रहा है कि संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ग्रैमी पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र का। और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1958 ईस्वी में हुआ और पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर। अगला कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी शुरुआत दोस्तों 1965 में हुआ और इसकी स्थापना की गई थी शांति प्रसाद जैन ने। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो जी शंकर कुरूप। ठीक है, 1965। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी। भारत में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, तो आशा पूर्णा देवी 1976 ईस्वी में। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा है और किसे दिया गया, तो हिंदी का पहला, तो ये सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया चितंबरा हेतु, यानी कि इनके लेखक के लिए चितंबरा जो पुस्तक लिखे थे 1968 में। ठीक है। अगला कह रहा है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो क्रमशः रीता फारिया 1966 तथा सुष्मिता सेन 1994। दोस्तों दो है ये, भारत को अलग अलग ये समय में मिला और इन्हें। ठीक है। अगला कह रहा है कि तानसेन सम्मान, दोस्तों ये क्षेत्र शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान ये प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है 1980 ईस्वी में। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है। पद्मश्री, तो ये नरगिस दत्त। ठीक है, 1958 ईस्वी में। अगला कह रहा है कि व्यास सम्मान शुरुआत ये कब किया गया था, तो 1991 में। और प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राम विशाल शर्मा थे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों मानव शरीर। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मानव शरीर, ये बायो से होने वाला है क्वेश्चन। तो मानव शरीर के बारे में देखते हैं कि मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है। मानव की खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती है, तो 8। और मनुष्य का हृदय धड़कता है तो दोस्तों 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, तो 16 से 18 बार 1 मिनट में। ठीक है। अगला कह रहा है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर की जांघ में होती है। और सबसे छोटी स्टेबिच ये मध्य कर्ण में यानी कि कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी दोस्तों जबड़े की हड्डी होती है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। ठीक है, एनामिल। अगला कह रहा है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है किस में, तो ये केलोलॉजी में। ठीक है, केलोलॉजी में सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। अगला कह रहा है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 मिमी होता है। अगला कह रहा है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है, तो 23 सेकेंड होता है। अगला कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है, तो 65 से 80%। अगला कह रहा है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, तो ये
7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मानव रक्त कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। इसका पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। और रक्त को शुद्ध करता है कौन? तो ये किडनी यानी कि वृक्क। ठीक है, अगला कह रहा है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन। ठीक है, अगला कह रहा है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है क्या? तो ये इरोथ्रोसाइट। अगला कह रहा है कि शरीर का ताप नियंत्रण करता है कौन? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला कह रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? जैसे कि यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को दे सकता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ओ ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर। ठीक है, यानी कि सभी को एक्सेप्ट कर सकता है कौन? तो ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि ब्लड बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन। ठीक है, अगला कह रहा है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो ये मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो ये छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि पीत, ठीक है, पीत स्रावित होता है कहाँ? तो ये यकृत के द्वारा पीत स्रावित होता है। अगला कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो यकृत या लीवर, एक ही को कहा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये त्वचा हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सबसे छोटी ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। ठीक है, अगला कह रहा है कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो मैनोमीटर। ठीक है, अगला कह रहा है कि मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं तो 12 जोड़ी, यानी कि सिंगल डिजिट में पूछे तो 24 हो जाएगा, लेकिन जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी। अगला कह रहा है कि शरीर में हड्डियों की संख्या कुल, जैसे कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, तो दोस्तों ये 206 हो जाएगा। बच्चों में 208 होता है, और ये वयस्क जैसे ही होता है तो 2 हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, इसलिए वो संख्या घट जाता है। अगला कह रहा है कि अगला कह रहा है कि मांसपेशियों की कुल संख्या, तो ये 639 हो जाएगा। और लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो दोस्तों टाइलिन हो जाएगा। लार टपकते रहता है इसलिए टाइलिन। ये ट्रिक बताया हूँ, ऐसा नहीं कि टपकता ही रहता है। अगला कह रहा है कि लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष क्रोमोसोम पर। ठीक है, और मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कोष्ठीय। ठीक है, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46। और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र। अगला कह रहा है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर। अगला कह रहा है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो ये 20। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर। ठीक है, और मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण। और मानव मूत्र अम्लीय होता है। ठीक है, और इसका पीएच मान 6 होता है। और इसको दोस्तों अगर आप लोग मजाक के सेंस में ना लें, ठीक है, अगर एक पढ़ाई के सेंस में लें, तो जैसे ही लोग पेशाब करते हैं, या यूं कहें तो हाँ पेशाब करते हैं, तो उससे छर छर की आवाज़ आती है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि मानव मूत्र की जो पीएच मान होती है वो 6। अगला कह रहा है कि विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? तो ये यकृत में। आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है कि शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो दोस्तों ये 98.6 फ़ारेनहाइट में या 47 डिग्री सेल्सियस में या 310 डिग्री केल्विन में, 310 केल्विन में। ठीक है, ये अलग अलग दिया है लेकिन सबका मान एक ही होगा। अगला कह रहा है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ, तो ये पैर में। और शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम भी कहा जाता है। अगला कह रहा है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये अनुपात वाला क्वेश्चन पूछते रहता है कि भारत का जो झंडा है वो कितने अनुपात कितने में होता है। मान लीजिए कि अगर 3 मीटर लंबा झंडा रहेगा तो उसका चौड़ाई 2 मीटर रहेगा। ऐसे आप अनुपात निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा इसमें 24 तिल्लियाँ हैं। ठीक है, ये चक्र दोस्तों सारनाथ के अशोक स्तंभ है, उसके ऊपर ये चक्र है, उसी से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है, तो ये पिंगली वेंकैया थे। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता। अगला कह रहा है कि ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, यानी कि जो झंडे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाकर दिया था, उस झंडे को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने गाया था, यानी कि इसकी रचना किसने की थी, तो श्री श्यामालाल गुप्ता प्रसाद ने की थी। अगला कह रहा है कि शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ठीक है, शक संवत के आधार पर, जिसमें हम लोग गिनते हैं चैत से शुरू कर चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फिर फागुन। ठीक है, इस तरीके से होता है। नीचे में दिया भी है, जैसे कि हमने बताया कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत होता है तथा अंतिम माह फागुन होता है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया, राष्ट्रीय चिन्ह को। अगला कह रहा है कि भारतीय चिन्ह सत्यमेव जयते, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। और दोस्तों ये भी बांग्लादेश का जो अनार सुनार है उसका राष्ट्रीय गीत, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कि अध्यक्ष पंडित विशन नारायण के अध्यक्ष में गाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में, दोस्तों ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड लगते हैं, जो समय लगता है।
आगे देखते हैं, कह रहा है कि बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। ठीक है, कब? 24 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। ठीक है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष दोस्तों हरीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक ओमकार नाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जग्गूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत गाने में कुल 65 सेकंड लगते हैं। अगला कह रहा है कि संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। ठीक है। अगला कह रहा है राष्ट्रीय पुष्प कमल। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा है। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी कि पावो क्रिस्टेटस है इसका वैज्ञानिक नाम, और राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम, और राष्ट्रीय फल आम है मेनिगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद इसका फाइकस बेंथालेंसिस है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों गंगा डॉल्फिन को 2019 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों बजट तथा वेट, इसके बारे में समझते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी चैप्टर है। कह रहा है कि बजट शब्द फ्रेंच शब्द, ठीक है, बौगेट से बना है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। समझ सकते हैं, आज भी हम लोग इसका एक अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं कर पाए। इसका अर्थ समझ सकते हैं कि चमड़े का थैला। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। अगला कह रहा है कि बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। अगला कह रहा है कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ऑनलाइनर क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। ठीक है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। अगला कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट तैयार करने का उल्लेख है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था यह अनुच्छेद 202 में दी गई है। बजट समवर्ती सूची में आता है। बजट किस सूची में आता है? तो ये समवर्ती सूची में। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। ठीक है, आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017-18 से सामान्यतः बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस यानी कि पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। कौन? तो ये वित्त मंत्री। ठीक है, अगला कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को ये खत्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एकवर्थ समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार ने पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। ठीक है,
आगे देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम सेठी ने पेश किया। अगला कह रहा है कि जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार किए थे। ठीक है, बजट पेश। अगला कह रहा है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर यानी कि बजटीय घाटा कहलाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों गला के वजह से समझ सकते हैं कि आप लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही होगी और हमें भी परेशानी हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए तो कुछ भी करना जायज़ ही है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है कि शून्य आधारित बजट का अर्थ है यानी कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, जिसे शून्य बजट आधारित कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बजट पूर्व आधारित समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में वैट यानी कि अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि वैट का संबंध बिक्री या व्यापार कर से था, वैट। ठीक है, अगला कह रहा है कि कर ढांचे में सुधार हेतु चिलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वैट यानी कि मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस था, जो 1954 ईस्वी में किया था। अगला कह रहा है कि भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। अगला कह रहा है कि CENVAT, ठीक है, यानी कि कैनवैट या सैनवैट उत्पन्न कर से संबंधित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ। आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारतीय भाषा का ज्ञान, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन छिपा हुआ है कि जैसे कि भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है वो क्या है, तो देवनागरी है। ठीक है, राष्ट्रीय लिपि नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो लिखी जाती है जो हिंदी में वो देवनागरी है, और जो राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा, वो हिंदी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला कह रहा है कि पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी जो भाषा है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, उसी तरह से पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला कह रहा है कि संविधान के अष्टम यानी कि 8वां अनुसूची में 12 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में
14 थी, यानी कि पहले 14 थी दोस्तों। अब इसकी भाषा की संख्या ये लगभग बढ़कर 25 हो गई है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता है एग्जाम में। आगे देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 2004 में तमिल भाषा को पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ तथा तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को और 2014 में मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया तथा बंगाली को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रकवि ये मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, भारत के राष्ट्रीय कवि। अगला कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रानंद पंत थे, जिन्हें 1968 में मिला था। अगला कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। आगे देखते हैं। कह रहा है कि संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है, तो पाणिनि को दोस्तों। इन्होंने अष्टाध्यायी के लेखक भी हैं। कौन, तो पाणिनि। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो ये महाभारत। ठीक है। और प्रथम हिंदू विधि को निर्माता तो ये मनु थे। अगला कह रहा है कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। ठीक है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। और विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। अगला कह रहा है कि रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है, इंडो यूरोपियन से। अगला कह रहा है कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है कालिदास को। सुमित्रानंद पंत यानी कि सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुकुमार कवि के नाम से या उपनाम से प्रसिद्ध हैं सुमित्रानंद पंत। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन भाषा है। अगला कह रहा है कि भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। दोस्तों ये एग्जाम में पूछता भी रहता है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला कह रहा है कि हिंदी आशुलिपि के जनक कौन थे, तो राधेलाल द्विवेदी। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये नालंदा की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था 450 ईस्वी में, जबकि पुनर्जीवित धर्मपाल ने किया था। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर महाराष्ट्र भारत में हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ समाप्त हो गया है लग रहा है। कह रहा है कि केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। ठीक है। तो आज का ये दोस्तों जो रेलवे बुक से स्पीडी का
ये 1992 से लेकर ये 2025 एडिशन तक है, समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? गला मेरा ख़राब है, मैं पहले ही बताया। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, चूँकि गला तो ठीक होते रहेगा और ये होता रहता है। आप लोगों को पसंद आना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।